नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे गुरुदत्त जी की कहानी गुड़िया रानी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियां आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए गुड़िया रानी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेने पर भी हरिश्चंद्र सादा और सदाचारी व्यक्ति था। खद्दर की धोती, कुर्ता तथा साधारण चप्पल में वह बिल्कुल ही सामान्य तथा सरल स्वभाव प्रतीत होता था। वह अनेक समाचार पत्रों का संवाददाता था तथा लेखन कार्य से अपनी आजीविका चला रहा था। एक दिन जब वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के पत्रकार सम्मेलन से घर वापस आया तो उसके पिता ने उसे एक खुला पत्र दिया जिसका हरीश से संबंधित अंश इस प्रकार था। आपने मुझे अपने पुत्र हरीश के विषय में लिखा है। उसके विषय में जो जांच मैंने की है वह काफी संतोषजनक है, किंतु लड़की की स्वीकृति के बिना मैं कुछ निर्णय नहीं कर सकता। वह आप जानते ही हैं कि ग्रेजुएट है और बुद्धिमती भी है। मैं भी चाहता हूं कि अपने विषय में वह स्वयं ही निर्णय ले। अतः यदि एक आध दिन के लिए हरीश यहाँ आ जाए तो कोई निर्णय किया जा सकता है। तो पिताजी, हरीश ने कहा, आप यह चाहते हैं कि मैं वहां जाकर उसके सम्मुख अपना प्रदर्शन करूं? इसमें प्रदर्शन की क्या बात है? तुम्हें भी तो लड़की को प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिलेगा और तुम भी निर्णय कर सकोगे। परंतु मुझ में इतनी बुद्धि कहाँ है कि एक दो दिन उसे देखकर उसके विषय में कोई अनुमान लगा सकूं। अपनी बुद्धि के विषय में इतना हीन विचार मत करो। मुझे तुम पर और तुम्हारी बुद्धि पर भरोसा है। इस प्रकार अपनी होने वाली दुल्हन शकुंतला के पिता मोहनलाल के नाम अपने पिता का पत्र लेकर हरिश्चंद्र लाहौर जा पहुंचा। मार्ग में गाड़ी में बैठा रात भर वह किसी लड़की से बिना पूर्व परिचय के मिलने की कहानी गढ़ता रहा। कभी कभी अनपेक्षित घटनाएं भी घट जाती हैं। लाहौर पहुंचकर वह एक होटल में ठहर गया। नहा धो तथा नाश्ता ले वह अनारकली बाजार में कुछ खरीदारी करने के लिए निकल गया। उसे एक रेशमी रुमाल चाहिए था। इसके लिए वह खद्दर भंडार जा पहुंचा। उसे रेशम विभाग में भेज दिया गया। उस समय वहां दो लड़कियां रेशमी साड़ी देख रही थीं। सेल्समैन उनको दिखा रहा था। हरीश वहां पहुंच चुपचाप अपनी बारी की प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। सेल्समैन उन लड़कियों में व्यस्त था। इस कारण हरीश को उन लड़कियों के विषय में सोच विचार का अवसर मिल गया। उनमें से एक लड़की बहुत बनी ठनी थी और बड़ी आत्मीयता के साथ उस सेल्समैन की दिखाई वस्तु का निरीक्षण कर रही थी। साड़ियों का एक बड़ा ढेर वहां लग गया था। हरीश को कुछ जल्दी तो थी नहीं, इस कारण वह धैर्यपूर्वक खड़ा रहा। सेल्समैन ने जब देखा कि लड़कियां कुछ ले तो रही नहीं तो वह हरीश से पूछने के लिए मुड़ा, परंतु उसी समय उस बनी ठनी गुड़िया ने साधिकार उसको उस ओर ध्यान न देने दिया। हरीश ने प्रतीक्षा करना स्वीकार कर लिया और इस प्रकार उसे किसी आधुनिक लड़की को भली भांति जांचने का अवसर मिल गया। आधे घंटे से अधिक वह लड़की वहां रही और बिना कुछ खरीदे चली गई। हरीश को इतने समय प्रतीक्षा करनी पड़ी। इतनी देर तक उसकी ओर ध्यान न दे सकने की असमर्थता व्यक्त करता हुआ सेल्समैन बोला, हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। इन्हें हम मना भी नहीं कर सकते थे। यदि मैं बीच में आपकी ओर मुड़ जाता तो निश्चय ही मेरी शिकायत लेकर मैनेजर के पास पहुंच जाती। अच्छा बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? मुझे 2 रेशमी रुमाल चाहिए। किंतु आप इसे तो जानते ही होंगे। वह आपसे बड़ी आत्मीयता के साथ बात कर रही थी। कोई विशेष परिचय नहीं है। सेल्समैन ने रुमालों का डिब्बा खोल रुमाल निकालकर दिखाते हुए कहा, वह लाहौर के प्रख्यात वकील मोहनलाल की लड़की है। ओह! आश्चर्यचकित सा हरीश बोला। वह जैसा सोचता था घटना वैसी घटित हो गई, पर यह लड़की वह नहीं थी जिसकी अपने मंगेतर के रूप में वह कल्पना करता आया था। सेल्समैन ने जब ग्राहक को विचारमग्न देखा तो उसके मुख पर मुस्कान खिल गई। उसने कहा, शायद आप मोहनलाल वकील को जानते हैं? जी, हरीश ने कहा।
किंतु इस लड़की को देखकर मुझे डिज्नी के कार्टून की गुड़िया रानी का स्मरण हो आया था। इसने इतना श्रृंगार कर रखा था कि वह कोई मानुषी कन्या होगी, मैं विचार भी नहीं कर सकता था। अब सेल्समैन की मुस्कुराहट और बढ़ गई। हरीश ने रुमाल छांटे, उन्हें बंधवाया और मूल्य चुकाकर उस लड़की के साथ अपने भविष्य के विषय में बड़ी गहनता से विचार करता हुआ भंडार से बाहर निकल गया। अपनी पत्नी का वह चित्र कि वह सुंदर एवं शांतिमय होगी, विलीन होकर एक अनोखा चित्र उस लड़की के हाथ में हाथ डालकर सिनेमा तथा रेस कोर्स आदि जाने का उसके सम्मुख आ गया। इससे तो वह कांप सा उठा और इस पर विचार करने के लिए वह अपने होटल में आ गया। यहाँ बैठ उसने उस लड़की तथा सेल्समैन के बीच हुआ पूर्ण वार्तालाप स्मरण किया तो उसने निश्चय किया कि उसका निर्णय इस लड़की के पक्ष में नहीं हो सकता। वह सुंदर हो सकती है, किंतु इसका निश्चय भी तभी हो सकता था जब वह अपना सारा रूज, पाउडर, काजल इत्यादि श्रृंगार प्रसाधनों को त्याग कर उसके सम्मुख आए। इसमें संदेह नहीं कि उसने फैशन के अनुरूप वस्त्र पहन रखे थे, पर यह तो अयोग्यता का प्रमाण था। सेल्समैन से उसकी सारी बातचीत निरर्थक सी थी। उसने अपना, उसका और सेल्समैन का समय ही नष्ट किया था। किंतु उसे तो मोहनलाल को अपने पिता का पत्र देना था और लड़की के सम्मुख स्वयं का दिखावा करना था। इस पर भी अब उसमें वह घबराहट नहीं रही थी जो लड़की देखने से पूर्व थी। अपने मस्तिष्क में उसने अपना कार्य करने का निश्चय कर लिया था। शाम के समय वह वकील साहब के कार्यालय में जा पहुंचा और उनको अपने पिता का पत्र उसने दे दिया। वकील साहब ने पत्र पढ़ा और फिर सिर से पैर तक हरीश को देखा। गहन निरीक्षण कर वह बोले, तो आप हैं हरीशचंद्र, बड़ी प्रसन्नता हुई तुमको देखकर। बैठो बैठो। एक कुर्सी की ओर संकेत करते हुए उन्होंने घंटी का बटन दबाया। घंटी बजी और चपरासी भीतर आ गया। वकील साहब बोले, देखो इनको भीतर ले जाओ और माजी से कहना कि यह दिल्ली से आए हैं, मैं जल्दी ही आ रहा हूं। इस प्रकार हरीश कार्यालय से कोठी में ले जाया गया। शकुंतला की मां तो घर पर नहीं थी, किंतु वह स्वयं पैरों में स्केट्स बांधकर टेनिस यार्ड में स्केटिंग कर रही थी। अब विस्मय करने की बारी शकुंतला की थी। वह यह समझने में असमर्थ थी कि जिस नौजवान को उसने खद्दर भंडार में अपनी ओर घूरते हुए देखा था, उसे उनका चपरासी कोठी के अंदर क्यों ले आया है। अपने विचार से उसने उसे आधे घंटे से अधिक खद्दर भंडार में प्रतीक्षा करवाकर उसको दंड दिया था। स्केटिंग करती हुई वह टेनिस यार्ड के उस कोने तक आई जहां से चपरासी समीप पड़ता था और चपरासी से उसने उसके वहां आने का कारण पूछा। चपरासी ने पहले तो सलाम किया और फिर कहा, यह बाबू दिल्ली से आए हैं और वकील साहब ने इनको माजी के पास ले जाने को कहा है। सुनते ही शकुंतला के मस्तिष्क में विचार आ गया कि वह कौन हो सकता है और फिर प्रातःकाल के अपने व्यवहार को स्मरण कर वह लज्जित सी हो गई। उसने पैरों से स्केट्स निकाले और उसके समीप आकर बोली, माँ तो घर पर नहीं है, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हरीशचंद्र, संक्षेप में उसने बताया। ओह, मुस्कुराते हुए शकुंतला ने कहा, अंदर आइए, मुझे पता है आप पत्रकार हैं, क्या मैं आपके लिए चाय मंगवाऊं? भीतर ड्राइंग रूम में वे पहुंचे तो चपरासी चला गया। शकुंतला ने नौकर को बुलाकर चाय लाने का आदेश दिया और हरीश से एक सोफे पर बैठने का आग्रह करने लगी। जब दोनों बैठ गए तो हरीश ने पूछ लिया, तो आप मुझे और मेरे यहाँ आने के कारण के विषय में जानती हैं? जी हाँ, पिताजी ने मुझे सब कुछ बता रखा है, परंतु आपको तो सीधा यहाँ आना था। कहाँ ठहरे हैं आप? मैं स्टैंडर्ड में ठहरा हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरे विषय में निर्णय करने में आपको कितना समय लगेगा? मैंने तो निर्णय कर लिया। मैं समझती हूँ कि मैं आपके साथ बहुत खुश रहूंगी। केवल अपनी पोशाक आदि में आपको कुछ बदलाव लाना होगा। आप शीघ्र निर्णय करने वाली हैं। मैं समझता हूँ कि शीघ्रता में किए गए निर्णय में भूल हो जाने की संभावना रहती है, परंतु मैंने कोई शीघ्रता नहीं की। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आधे घंटे से अधिक मुझे आपका अध्ययन करने का अवसर मिला है। जब मैं उस मूर्ख दुकानदार से बात कर रही थी, तब क्या आप मुझे पहचानते थे? नहीं,
जब तक आप चली नहीं गई तब तक नहीं। तब उस गधे ने ही आपको मेरे विषय में बताया होगा। हाँ, किसी प्रकार मैंने जान लिया, और जिस लड़की से मेरे विवाह की बात चल रही है उसके विषय में जानकर मुझे भारी निराशा हुई है। उसने क्या बताया है? उसने तो केवल आपके पिताजी का नाम ही बताया था, अन्य कुछ नहीं। शेष मैंने स्वयं ही उस आधे घंटे में आपका निरीक्षण कर जान लिया है। ओह, क्या देखा था आपने? यह कहते कहते शकुंतला का मुख विवर्ण हो गया। कुछ भी विचलित न होते हुए शांति से हरीश ने उत्तर दिया, मैंने अनुभव किया कि आप घमंडी हैं, अहंकारी हैं, भड़कीली और अज्ञानी लड़की हैं। जैसे आपने अपने मुख की कुरूपता को छिपाने के लिए रूज तथा पाउडर और पीले होठों को छिपाने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया हुआ था, ठीक वैसे ही आप अपने मस्तिष्क की विकृति को छिपाने के लिए शिष्टाचार का आश्रय ले रही हैं। इस प्रकार इससे पूर्व शकुंतला को उसके मुख पर कहने वाला कोई नहीं मिला था। अपने माता पिता की वह लाडली संतान थी और उसकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कानून पालन के समान थी। आज पहली बार उस पर कटाक्ष करने वाला कोई मिला था। वह अभी सोच ही नहीं पाई थी कि किस प्रकार हरीश के व्यंगों का उत्तर दे कि हरीश उठा और बोला, मैं आपको पसंद नहीं कर सकता। इतना कह वह कोठी से बाहर चला गया। शकुंतला का मुख पीला पड़ गया था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।